अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसका पार्ट 2 आज आपको सुनाने जा रहा हूं। मैंने कल भी पॉइंट लिखे हुए थे, फर्जी नाम मैंने उनका समीना रखा था। समीना की ज़िंदगी के वो खौफनाक वाक़यात जो बचपन में ही, जब वो बोल नहीं सकती थी तो वो जिन्नात के बच्चे उसके साथ खेलते थे, वो उनके पीछे भागती थी और वहाँ से ऐसी अटैचमेंट उनके साथ हुई कि छत गिरने से पहले एहसास भी दिला देते थे तो वो अपनी दादी को बता देती थी कि छत गिरने वाली है, और वहीं पे एक लाइट उसके सामने आती है तो वो चारपाई उसका झूला बन जाती है और वो ज़मीन से ऊपर उठ जाती है। वहीं पे एक वाक़या मैंने सुनाया आपको जो मैं भूल गया, मैं दोबारा से अभी ऐड कर देता हूँ पार्ट 1 में, जो कल आपने सुना। जब वो अपनी चारपाई पे लेटी थी और उसने दिन की रोशनी में इशारा मांगा था कि अगर आप हैं तो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं, तो वहीं पे एक छोटे कद की औरत जिसने लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी, लाल कलर का जोड़ा पहना हुआ था, जिसका कद था जैसे ताज़ा बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, उस साइज़ की वो थी। और उसने उसके जिस्म के ऊपर आके बोझ दे दिया था, इतना बोझ कि उसको लगता था कि उसका सांस बंद हो जाएगा। और जब उसकी दोस्त अंदर आई थी, इसको जगाती रही थी और ये होश में नहीं आ रही थी, वो हंस पड़ी कि मैं समझी कि तुम शायद अल्लाह को प्यारी होगी हो, तुम्हारी आंखें खुली हुई थी, सांस भी नहीं ले रही थी, और वो मुस्कुरा रही थी, दोस्त उसकी शरारत कर रही थी। तो वहीं पे जब उसने उसको बताया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, तो वो मानने को तैयार नहीं थी कि नहीं तुम मुझे डरा रही हो, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। तो तभी समीना ने उससे कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरी कमर पे देखो, जितना ज़ोर से वो मेरे ऊपर बैठी हुई थी, मैं खुद ज़ोर भी लगाना चाहूँ तो जिस्म पे निशान नहीं पड़ सकते, मेरी कमर पे देखो। तो उसकी दोस्त ने उसके कमर से पीछे कमीज़ हटाई, तो वो जो बान, उन्होंने लफ्ज़ लिखा है उर्दू में, इसको क्या कहते हैं मैं माज़रत खाऊँ, वो जो चारपाई जिसके ऊपर कपड़ा भी नहीं बिछा हुआ था, उसकी वो जो नीचे वाला हिस्सा था चारपाई का, वो उसके पूरे जिस्म पे इस तरह छप गया था। इतनी ज़ोर से वो उसके निशान बन गए थे। इतनी निशान गहरे उस वक्त बनते हैं जब कोई इंसान लेटा और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न हो, इतना ज़्यादा वज़न कि उस वज़न की वजह से वो जो चारपाई का बान है वो उसके जिस्म के अंदर घुस सा जाए। वो बाकायदा उसके जिस्म में इतना घुस गया था कि उस लड़की ने जैसे ही कमर को देखा और जितने गहरे वो निशान थे, वो खुद ब खुद समझ गई कि ये खुद ज़ोर लगा के इतने गहरे निशान नहीं बना सकती। और उसी दम, उसी वक्त उसकी वो जो शरारत, वो जो हंसी थी, वो जो मजाक कर रही थी अपनी दोस्त से, वो एकदम सीरियस हो गई। और उसके बाद उसको यकीन दिलाने के लिए कुछ भी नहीं कहना पड़ा, वो खुद ही बोल पड़ी कि क्यों इस तरह का मजाक करती हो, जब पता है कि वो तुम्हें अपना आप महसूस कराते हैं तो क्यों उनसे इस तरह की फरमाइश करती हो। ये मैं कल बात भूल गया था, ऐड कर दी। वहीं से कहानी को शुरू करता हूं। जब कल आपको सुनाया, उनकी चारपाई बाकायदा झूला बन गई थी और ऊपर उड़ रही थी 3.5-3 फुट, और वो एक फुटबॉल की तरह का बड़ा गोला था। जब वो भी नीचे उतरा, ये कुरानी आयात पढ़ना शुरू हुई और चारपाई भी नीचे आके ज़मीन पे टच हुई, तो ये उठी भागती हुई चाचू के कमरे में गई और दरवाज़ा खटखटाया और चाची से कहा, मुझे शदीद डर लग रहा है, दादी घर पे नहीं है, फिर मैं डर गई हूँ, मुझे साथ सोने दें। तो वो उसी रात दादी के साथ ही, चाची के साथ ही उनके बिस्तर पे सोई। समीना के साथ वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ज़िंदगी का सफ़र भी गुज़र रहा था, उम्र भी ऐसी आ गई थी कि अब रिश्ते आने लगे। और फिर ऐसा हुआ, जिस जगह पे ये रहते थे वहाँ दूर एक गांव से रिश्ता आया। लड़का बाहर मुल्क में रहता था, अच्छी इनकम थी, अच्छा कमाता था, और यूं वालिदैन ने उस रिश्ते को देखा। चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हुई। मंगनी हुई और मंगनी होते ही फ़ौरन वो कहती है, मैं शादी करके अपने शौहर के घर पहुंची। उन्होंने तो बात इतनी तफसील से एक एक बात लिखी हुई है
कि मैं समीना जी आपसे माजरत ख्वाह हूँ, उतनी तफसील से शायद आपकी कहानी मैं ना सुना सकूँ। एक एक बात, एक एक रिश्ता, एक एक वाक़ियात जो हुए हैं खौफनाक आपके साथ ड्रोन है, वो मैं ज़रूर कहानी में शामिल कर रहा हूँ। इसलिए जो कल भी इस तरह भूल गया और आज ऐड किया, उनके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। मंगनी हो गई, शादी हो गई, वो अपने शौहर के साथ आ गई। शौहर बहुत ही ख्याल रखने वाले, प्यार करने वाले इंसान थे। उन्होंने बीवी का बहुत ख्याल रखा। जितनी वो छुट्टी लेके आए थे उतना अरसा वो अपनी बीवी के साथ रहे। भरपूर न सिर्फ बीवी का ख्याल रखते थे, अपनी माँ का भी ख्याल रखते थे, अपने छोटे भाइयों का भी ख्याल रखते थे। जितना अरसा छुट्टी रही वो वहीं पर रहे। और उसके बाद वो वक्त आ गया जब बीवी को खुदा हाफिज करके उन्होंने फिर से परदेश कमाने के लिए रवाना होना था। इन दिनों में वो मेरा डर भी कायम रहा। इन दिनों में मैं अपने शौहर को भी पता लग चुका था, मेरी सास को भी पता था कि समीना डरती बहुत है, लेकिन अल्लाह ने जो मुझे सास दी थी वो बहुत ही अच्छी सास थी, बहुत ही ख्याल रखने वाली, बहुत ही प्यार करने वाली सास थी। शौहर तो रवाना हो गए, लेकिन अब मसला था फिर से रात को अकेले सोने का। अब मैं एक लड़की से बीवी बन चुकी थी, मेरी शादी हो चुकी थी। वो मसला अभी भी वहीं पे था, सोने का मसला, अकेले सोने का मसला। जब शौहर रवाना हो गए, शाम का अंधेरा फैलने लगा, उस घर के अंदर तारीकी ने अपनी चादर बिछाई और हर तरफ अंधेरा होने लगा। तो वो अपनी सास के पास पहुंची और कहा, आपको पता है मैं अकेले सोते हुए बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और आज भी अकेले इस तरह सोना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो मैं आपके पास इसलिए आई हूँ, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। वो इतनी प्यार करने वाली सास थी, उसने कहा, बिल्कुल मेरी बेटी, तुम मेरी बेटियों की तरह हो, तुम मेरे साथ सो सकती हो। और यूं फिर से अब वो मुसलसल रात को वो अपनी सास के साथ सो जाती और दिन के टाइम वो अपने कमरे में होती, घर के काम काज करती। दिन को भी कभी नींद आती तो अपने कमरे में ही सो जाती, लेकिन रात के उस पहर, जिस पहर अंधेरा छा जाता है और उस सूरज छुट्टी करके चला जाता है और तारीकी आके ड्यूटी देती है, तो वो लम्हे मेरे लिए खौफनाक होते थे। तब मैं अपनी सास के साथ ही सोती थी। वक्त ऐसे गुजरता रहा। ये भी एक ऐसी रात थी कि मेरी सास किसी के घर गई हुई थी। आज मैंने अकेले सोना था। फिर से मेरे दिमाग पे ये खौफ ज़रूर सवार था, फिर से कोई मसला ना हो जाए। अभी तक कोई ऐसा बड़ा वाक़या तो इस घर में नहीं हुआ था। दिल को कुछ कुछ तसल्ली भी थी, लेकिन डर भी था। रात जब सोने का टाइम हुआ, मैं उसी बिस्तर पे लेट गई, वही बिस्तर जो सास के कमरे में था। मैं अपने कमरे में नहीं गई, मैं सो गई। थकी हुई थी, आंख लग गई। रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुली। जैसे ही आंख खुली और जिस सिमत में करवट लेके लेटी हुई थी, जैसे ही मेरी आंख खोली, आहिस्ता से मैंने देखा तो कमरे में रोशनी जल चुकी थी। जब सास मेरे साथ सोती थी तो मैं लाइट ऑफ करती थी, अब रोशनी जल रही थी। और उसी रोशन कमरे में जब आंख मेरी सामने टेबल पर पड़ी तो टेबल के नीचे मैंने देखा एक काली बिल्ली, जिसकी आंखें शदीद लाल हैं। अमूमन किसी भी बिल्ली की आंखें इतनी शदीद लाल नहीं होती। वो शदीद लाल आंखों वाली बिल्ली मुझे ही बैठी घूर रही थी और उसका जिस्म, उसका वजूद इतना बड़ा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा कुत्ता हो। ये बिल्कुल एक बिल्ली थी। कुत्ते के और बिल्ली के चेहरे में बहुत फ़र्क होता है। और क्योंकि रोशनी जल रही थी, बेशक रात का टाइम था, मैंने फिर भी उसको क्लियर पहचान लिया। ये तो एक बिल्ली है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्ली मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। और वो लाल सुर्ख आंखों वाली बिल्ली जो मुझे ही बैठी घूर रही थी, उसको देखना था कि वहीं उसी तरह करवट लेटे हुए जो मैं लेटी हुई थी, करवट लिए हुए जो मैं लेटी हुई थी, मेरा वजूद फिर से वही पत्थर का सा बन गया। ऐसा वजूद बन गया कि अब ना मैं चीख मार सकती थी, ना किसी को बुला सकती थी, ना हाथों को, पाँव को, जिस्म के किसी भी हिस्से को मैं हरकत दे सकती थी, हिला सकती थी। मेरा जिस्म बिल्कुल जाम हो गया था और मैं समझ गई थी ये कैफियत इसी वजह से हुई है। वो जो सामने बैठी
बिल्ली का रूप धारे हुए लाल सुर्ख आंखों के साथ बैठी है। मैं समझ गई थी ये बिल्ली नहीं है, उसी की ही वजह से ये मेरी कैफियत है। बस एक आंखें थीं जो बगैर झपकाए मैं मुसलसल उसको देखी जा रही थी, और वो भी मुसलसल मुझे देखी जा रही थी। रात की तारीकी में सिर्फ कमरे के अंदर रोशनी जल रही हो, और इतनी बड़ी बिल्ली जो कुत्ते की साइज की वो आपको बैठी देख रही हो लाल सुर्ख आंखों से, तो बड़े से बड़ा बहादुर शख्स डर जाए। तो वो भी डर गई थी, जिस्म हरकत करना छोड़ गया था। काफी देर वो कहती इसी कैफियत में रही कि यहीं देखते देखते मैंने देखा बिल्ली का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हुआ। एकदम से गायब नहीं हुई, पीछे वाला हिस्सा पहले गायब हुआ, और होते होते उसका चेहरा भी गायब हो गया। ऐसे था जैसे कोई तस्वीर सी थी और किसी ने हाथ मार के तस्वीर को ख़त्म कर दिया हो। जब तस्वीर को हाथ मार के ख़त्म किया जाता है तो जैसे जैसे हाथ लगता जाता है वहीं वहीं से तस्वीर ख़त्म होती जाती है। वो भी इस अंदाज से, पहले पीछे वाला हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा और चेहरा ख़त्म हो गया, गायब हो गई। एकदम से मैं डर गई और छलांग मार के जब देखा अब वजूद हरकत में आ गया तो अपनी जगह से खड़ी हुई और भागती हुई बाहर आ गई। इस रूम में मैं अपनी सास के साथ लेटती थी। साथ वाला मेरा रूम था, और भी इस घर में लोग रहते थे लेकिन अपने अपने कमरों में थे। लेकिन ये फिर भी एहसास था कि कोई और भी इस घर में है। बस वो रात फिर ऐसी रात थी, मैं सो नहीं सकी। वो ख्वाब नहीं था, वो एक हकीकत था जो मैंने खुली आंखों से देखा था। वो रात भी मैंने बाहर टहलते हुए जागते हुए गुजार दी। अगली सुबह जब सास वापस आई तो मैंने उनसे फिर कहा, रात मैं फिर डर गई थी और रात फिर से मेरे साथ बुरा वाकया हुआ है। सास ने मुझे हौसला दिया, ढेर सारी दुआएं दी। अब घर के अंदर जो माहौल चल रहा था वो ऐसा था, जो छोटा दूसरे नंबर वाला देवर था वो बहुत ज़्यादा सबका ख्याल रखता था, मेरा भी बहुत ख्याल रखता था। सास भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, तो देवरानियाँ और बाकी जो थी वो जेलस महसूस करती थी, जेलसी महसूस करती थी। लेकिन मैं थी कि अपनी तरफ से भरपूर सास का और बाकियों का भी ख्याल रखती, कोशिश करती किसी को भी खफा होने का मौका ना दूँ। आंखें सब कुछ जानती थी कि ये जेलसी है, यहाँ पे प्यार है, फिर भी सबका दिल जीतने की मैं कोशिश कर रही थी और वक्त पर लगाकर उड़ता जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दिन के टाइम मैं अपने रूम में, दिन के टाइम वो मैं कहती है मैं अपने रूम में थी, अजीब ही मंजर था। दरवाज़ा बंद किया, मैं सोने के लिए लेटना चाह रही थी और जैसे ही बिस्तर पे जाके मैं लेटी, अभी लेटी ही थी, सर तकिए पे टच ही किया तो सामने निगाह पड़ी तो 3 कफन पहने हुए मुर्दे। बिल्कुल जब मुर्दे को नहला के गुस्ल दे के बिल्कुल कफन पहना के उसका सर भी ऊपर से रस्से से बांध दिया जाता है, तो ऐसे ही कफन पहने हुए 3 मुर्दे बिल्कुल मेरे रूम में खड़े थे। और मैं अभी लेटी ही थी, किसी ख्वाब से नहीं जागी थी, नींद में नहीं थी, बिल्कुल जागती आंखों से थी। कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद किया और आके बिस्तर पे लेट गई। सिर्फ सर था जो चारपाई पे रखा ही था, आंखें बंद भी नहीं की थी, और मंजर 3 सामने कफन पहने हुए मुर्दे खड़े थे। एक इंसान ख्वाब नहीं देख रहा, हकीकत में है, और दिन की रोशनी में उसके कमरे के अंदर 3 उसके सामने मुर्दे खड़े हों तो किसी भी बशर के लिए बहुत भयानक मंजर होगा। अब मैं उन तीनों मुर्दों को देख रही हूं, बिल्कुल उनके नए कफन है, जैसे अभी अभी उनको ताज़ा कफन पहनाए गए हों। तीनों का जो कद था बिल्कुल एक जैसा था, थोड़े थोड़े वो फासले पे खड़े हुए थे और उनके सर भी बंधे हुए थे। तो एक जो दरमियान वाला था उसकी आवाज़ क्लियर पूरे कमरे में गूंजी, बड़ी गरजदार, एक भारी भरकम उसकी आवाज़ थी। और उसने कहा, अच्छा ये है जिसकी जान लेनी है, ये लेटी हुई है, ठीक है आगे बढ़ो और इसकी जान ले लो। सिर्फ आंखों ने देखा नहीं था, कानों ने उसकी आवाज भी सुन ली थी। वो जान लेने की बात कर रहे थे कि जो लेटी है ये सामने,
समीना इसकी जान ले लो। वो कहती उसी लम्हे मुझे लगा कि जो कुछ ज़िंदगी में होता आया था शायद आज वो लम्हा आ पहुंचा है कि इस वक्त मैं ज़िंदा ना रहूं। दिन की रोशनी में जब ये कफन पहन के आ गए हैं, ये कोई मुर्दे हैं जो कफन पहने हुए हैं और मुझे मुर्दे लेने के लिए आए हैं और बात भी कर रहे हैं, अच्छा ये है जिसकी जान लेनी है और बाकायदा ये जान लेने आए हैं। तो मुझे लगा कि आज मैं नहीं बचूंगी। फ़ौरन मेरी ज़ुबान से कलमा अदा होने लगा। मुझे ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी का आखिरी पहर, आखिरी लम्हा आ गया है, अब मैं मर जाऊंगी। तो मैंने फौरी तौर पे कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जो दरमियान वाला बोला था उसके साथ खड़ा हुआ आगे ही बढ़ा था मेरी जान लेने के लिए कि जो दूसरी तरफ खड़ा था एकदम से उसकी आवाज़, रुक जाओ, नहीं नहीं ये नहीं है, इसकी अभी जान नहीं लेनी, इसका भी वक्त है, इसको छोड़ दो, किसी और की जान लेनी है, अभी इसको कुछ ना कहो। और मैंने जो आंखें बंद कर ली थी, इस आवाज़ को भी मैंने क्लियर सुन लिया था। एक रोक रहा था और एक चलता हुआ आ रहा था। उसके पांव तो बंधे हुए थे, कफन के अंदर थे, वो चला कैसे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो इतनी खौफ की हालत में आ गई थी, आवाज़ भी नहीं निकाल पा रही थी। अंदर ही अंदर ज़ुबान में, दिल में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था कि अब मैं मरने लगी हूँ। बाकायदा उन्होंने कह दिया इसकी जान ले लो। और जब उसने रोकने के लिए कहा तो फिर से मैंने आंखें खोल दी, कलमे का विर्द जारी रहा और सामने देखा एक वाकई बहुत मेरे करीब आ चुका था, वो दो वहीं पे ही खड़े थे। और जब उसने मना कर दिया कि नहीं इसकी अभी जान नहीं लेनी, तो फिर क्लियर मैंने मंजर देखा, वो जो आगे आया था उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पहले वो पीछे की तरफ गया और उसके बाद उसी तरह लाइन में जिस तरह दो खड़े हुए थे वो भी उनके साथ जाके खड़ा हुआ। और तीनों जैसे ही, यानी कि वो पहले आगे आया और फिर उसी तरह पीछे चलता चलता उनके बराबर में जाके जैसे ही खड़ा हुआ, खड़े होते ही सर वाले हिस्से उनके गायब होते गए और सर से ऐसे गायब होते 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 पांव तक वो गायब हो गए। एकदम से गायब नहीं हुए, सरों से, तीनों बराबरी सरों से गायब होना शुरू हुए और गायब होते होते गायब हो गए। मैं एकदम छलांग मार के खड़ी हुई। उस वक्त मेरा जिस्म हरकत में आया। उससे पहले फिर वही मेरी एक हालत हो चुकी थी कि मैं सुन्न हो गई थी, हरकत नहीं कर पा रही थी, मूव नहीं कर पा रही थी। और मैं फिर भागती हुई फिर दिन की रोशनी में सास के कमरे में गई और मेरी सास ने मेरी शक्ल देखते ही मुझे गले लगा लिया और कहा मेरी बेटी डर गई है। मैंने बहुत ही डरे हुए लहजे में कहा हाँ माँ मैं डर गई हूँ। और मैं वाकई बहुत ज़्यादा डर गई थी। अभी भी इस घर में भी वो जो बिल्ली वाला वाकया हुआ और उसके बाद ये कफन पहने हुए आए, तो वाकयात कहाँ थे जो अभी थमने वाले थे? अभी भी वाकयात मुसलसल चल रहे थे। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ नज़र आ जाता, बस लेकिन वक्त था, गुजारना था। शोहर प्यार करते, फ़ोन पे राब्ते में रहते, बहुत ख्याल रखते और बीच में उनका चक्कर भी लगता। वो पाकिस्तान आते, मेरे साथ रहते, फिर चले जाते। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने एक पहला बेटा भी अता किया। लेकिन डरने की हालत मेरी यही थी। इसी तरह ही सास के साथ सोती थी। जब मेरे शौहर वापस आ जाते तो फिर अपने कमरे में आ जाती। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। घर के अंदर बहुत सारा माहौल था। मैं कंप्रोमाइज़ कर रही थी, जैसे वो जेलस होना और बातें करना, लेकिन मैं नहीं बोलती थी, लड़ाई की तरफ नहीं जाती थी। हम मियाँ बीवी में भी कभी कभी तलखी हो जाती थी, कभी कभी जिस तरह नाराज़गी हो जाती थी, लेकिन मैं कोशिश करती थी, हार मान लेती थी, लड़ाई को बढ़ाने की कोशिश नहीं करती थी, कंप्रोमाइज़ कर लेती थी। जो बाकी लोग भी थे, जो देवरानियाँ थीं, जो और लोग थे, उनके साथ भी मेरा रवैया ऐसे था कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं खामोश रहती थी, किसी के साथ बिगाड़ती नहीं थी। वक्त गुजरता रहा, पता ही ना चला कि 8 साल ज़िंदगी के कैसे गुजरे कि 8वें साल वो जो माँ जैसी मेरी सास थी अल्लाह को प्यारी हो गई। जैसे अल्लाह को प्यारी हुई तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, मेरा सबसे बड़ा सहारा, क्योंकि शौहर बाहर थे और मैं इसी माँ, इसी सास के सहारे जिंदगी थी। मेरा सहारा मुझसे छिन गया। मेरे शौहर जब तक पाकिस्तान रहे, उन्होंने फैसला किया कि अम्मी के साथ तुम्हारी इतनी बड़ी बनी हुई थी, तुम डरती बहुत हो, फिर एक काम करते हैं, अब इस घर को छोड़ दो। वही पुराना जो मोहल्ला है, उसी मोहल्ले में घर ले लेते हैं जहाँ से, जो तुम, ये गांव था जहाँ पे मैं रह रही थी। अब इस घर में मेरे लिए जो बचा था वो मेरा सास, अल्लाह को प्यारी हो गई थी, ससुर सिर्फ था और सिर्फ मैं थी।
तो ससुर काफ़ी ज़ईफ़ थे। यही फैसला हुआ, बजाय तुम्हारा यहाँ पे दिल ना लगे, इस गांव के अंदर छोटा सा गांव है, तुम वो उसी गली में, अपने शहर की उसी गली में हम किराए पे मकान ले लेते हैं, अब्बू और तुम वहीं पे रहोगे। तो गांव है, तुम्हें डर लगता है वहाँ पे, चलो ये है कि शहर का इलाका है, गली के अंदर पुरानी मिलने वाले भी हैं, तुम्हारा मिलना जुलना आना जाना भी रहेगा, वक्त अच्छा गुजरेगा, तो वहीं घर ले लेते हैं। और ऐसा ही हुआ, उसी पुराने मोहल्ले से जहाँ से मैं गई थी ब्याह के, उसी ही मोहल्ले में एक घर हमने किराए पे ले लिया। शौहर कुछ अरसा रहे, फिर से वो नौकरी के सिलसिले में बाहर चले गए। अब इस घर में मैं और मेरे ससुर रहते थे। हालात अब भी कुछ बदले नहीं थे, अब भी बहुत कुछ मैं महसूस करती थी, लेकिन अब मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये था, पहले वो जो माँ जैसी सास थी उसके साथ में सो जाती थी, अब मुझे हर सूरत अकेले सोना था। इसके बावजूद कि मेरे बच्चे भी हो गए थे, मैं माँ भी बन चुकी थी, फिर भी खौफ का वही आलम था कि रात को सोना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। मुश्किलों से ये वक्त गुजारते गुजारते कि एक रात ऐसी आई इसी घर में, अभी कुछ दिन ही हुए थे यहाँ पे आके रहते हुए, कि एक रात ऐसा हुआ, बच्चे सो रहे थे कि मेरी आंख खुली, गली के अंदर शोर हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और इस अंदाज में बातें हो रही थी। मुझे आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, समझ नहीं आ रही थी क्या बातें हो रही हैं, लेकिन इससे अंदाज़ा हो रहा था जैसे वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि गली में कोई चोर आ गया है और मोहल्लेदार रात को उठ के आ गए हैं, क्योंकि ये आधी रात का टाइम था। मैंने बच्चों की तरफ देखा, बच्चे सो रहे थे, और मैं कहा ये क्या हो रहा है। हर इंसान के अंदर एक तजस्सुस होता है जब रात को इस तरह शोर आ रहा हो। गली में यकीनन कोई वाकया हो गया था। मैं उठी, मैंने पहले आराम से खिड़की खोली, देखूं बाहर, झांकूं क्या हो रहा है। खिड़की खोल के गली में देखा, बाहर कोई भी नहीं था। तो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैं वहाँ से उठी और निकल के इस तरह आ गई कि बाहर दरवाज़ा खोल के देख सकूँ। ससुर सो रहे थे। मैंने गली में दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, लेकिन उसी ही गली से जो बिल्कुल वीरान सुनसान पड़ी थी, अभी भी क्लियर आवाज़ें आ रही थी। 1 2 3 4 नहीं, बल्कि ऐसे जैसे कोई ढेरों ढेर इंसान हो, पूरी गली के अंदर मजमा लगा हो और सब लोग इकट्ठे हुए हों और बोल रहे हों। और मैं जिस वक्त खड़ी देख रही थी तो ऐसे लगता था यहीं से ही, मेरे पास से ही लोग बोल रहे हों और वो सामने तक खड़े बोल रहे हों। यानी जब मजमा लगा होता है और आपके सामने से मजमा शुरू हो और एंड तक जा रहा हो गली तक, तो आपको जो कानों में आवाज़ें आती हैं वो इस तरह की आती हैं कि ये भी बोल रहा है और वो कोने पे जो एंड पे खड़े हैं उनके भी बोलने की आवाज़ आ रही है। एक शोर सा है। तो पूरी गली में एक शोर सा था सबके बोलने का, लेकिन नज़र कोई भी नहीं आ रहा था। तो मैं चंद सेकंड ही वहां से रुक सकी। अब ये वहम नहीं था, मैं नींद से जागी थी, खिड़की से देखा था। जब यहाँ पे आके भी उस शोर को क्लियर सुन लिया तो उसी तरीके जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और माँ हो के भागती हुई अंदर बच्चों के पास गई और बच्चों के दरमियान में जाके सो गई। मेरे खौफ का क्या आलम होगा, एक माँ जो अपने बच्चों को अपनी आगोश में ले लेती है, बच्चे डर जाएं तो उनको अपने सीने से लगा लेती है। तो मैंने भी अपने बच्चों को सीने से लगाया था, लेकिन डरे हुए बच्चे नहीं थे, माँ डरी हुई थी और माँ बच्चों के दरमियान में इसलिए सो गई थी, उसको हौसला मिला था मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बच्चे भी सो रहे हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं होती, बच्चे हमेशा डरते हैं, एक माँ इस तरह डर रही हो तो ये बहुत ही अजीब सी बात है। वक्त अभी इसी तरह गुजर रहा था। मेरी ज़िंदगी के अंदर खौफ वाली जो सिचुएशन थी उसमें अभी तक कोई भी तब्दीली नहीं आई थी। वक्त गुजरता रहा, मेरे शौहर मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। अभी इस घर में आए हुए 3-4 महीने हो गए थे। बहुत सारे वाक़यात इस घर में भी मैंने महसूस कर लिए थे, लेकिन उसी तरह छोटे छोटे वाक़यात थे जो मैं आपको पार्ट 1 में भी सुनाए हैं। साया नज़र आना, कोई साया गुजरा है, कोई कमरे के अंदर गया है, कोई कमरे से बाहर निकला है, कोई वो सामने कोने में बैठा हुआ है, कोई चल रहा है, भागने की आवाज़ें आना। ये सिलसिला अभी तक मेरी ज़िंदगी में जारी था कि एक रात शौहर ने कहा मैं रात को तुम्हें शाम को कॉल करूंगा। तकरीबन टाइम होगा 7:30-8 बजे का कि मैं
फ़ोन करूँगा। 7:30-8 बजे शौहर की कॉल आ गई। मैंने फ़ोन लिया और छत पे चली गई कि बच्चे नीचे शोर कर रहे हैं, मैं ऊपर जाकर कॉल सुनती हूँ। जब मैं छत पे गई तो ये मेरे मोहल्ले का एक घर था और मोहल्ले की एक छत थी। इस वक्त तक अभी और कोई छतों पर नहीं आया था। अगर कोई लोग आते भी थे तो वो रात को शायद सोने के लिए आते थे। 7:30-8 बजे कोई भी नहीं था। मैं सुकून से गई और जाकर अपने शौहर के कॉल अटेंड की, उनसे बात करना शुरू हो गई। मैं इस तरह टहल रही थी और शौहर से बात कर रही थी। आसमान बिल्कुल क्लियर था, कोई बादल नहीं था, तारे निकल चुके थे। हर तरफ छोटे छोटे आसमान पे, काले स्याह आसमान पे तारे चमक रहे थे। और शहर की ज़िंदगी में दूर दूर जिस तरह गाड़ियों की शोर की आवाज़ें, कभी हारन की आवाज़, एक एहसास, ये एक शहरी ज़िंदगी है, उसी तरह रवां दवां था कि शौहर से बात करते करते एकदम मेरी निगाह आसमान पे पड़ी। तो फिर मैं जो लफ्ज़ शौहर से बोल रही थी वो वहीं पे अधूरा रह गया और मैं खामोश हो गई और उसी मंज़र को देखना शुरू हो गई जो बहुत ही भयानक, अजीब व गरीब सा मंज़र मेरी आंखों के सामने था। जब मेरी कुछ देर की खामोशी हुई तो शौहर ने पूछा, क्या हुआ समीना, तुम कोई बात कर रही थी, चुप क्यों हो गई हो? तो मैंने उसको कहा, जो मैंने देखा था सामने आसमान पे, एक कोई अजीब व गरीब सी चीज़ थी, उसको आग लगी हुई थी और वो आग लगी हुई अजीब व गरीब सी चीज़ तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी। जब शौहर ने पूछा क्या हुआ, चुप क्यों हो गई, तो मैंने कहा पता नहीं, कोई अजीब सी चीज़ है, उसको आग लगी हुई है और वो आसमान पे है तो दूर, लेकिन मुझे लग रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रही है। शौहर ने कहा डरो मत, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा, क्या देख रही हो? अभी तक तो वही चीज़ है, इसी तरह ही है, आग लगी हुई उड़ती हुई आ रही है। शौहर मुझसे पूछते रहे, मुझे हौसला भी देते रहे कि मैं डरूं ना, और वो चीज़ भी आती रही, यहाँ तक कि वो चीज़ करीब आती आती इतनी करीब आ गई कि अब मेरी आवाज़ भी कांपना शुरू हो गई और शौहर को एहसास हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसने कहा डरना नहीं समीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फ़ोन पे रहना, फ़ोन नहीं गिराना, मुझे पता तुम डर गई हो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा हाँ मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, लेकिन वो चीज़ अब वाकई इतना ज़्यादा मेरे करीब आ चुकी है कि अब वो मेरे सर के ऊपर है। यानी अब वो इतनी ऊंची मेरे सर के ऊपर थी जितना आप किसी कमरे में खड़े हों और कमरे में जितना ऊंचाई पे पंखा होता है, इतनी ही ऊंचाई पे 5-6 फुट 8 फुट इतना ही होता है, 5-6 फुट 8 फुट के फासले में वो मेरे सर के ऊपर आके गोल गोल उड़ना शुरू हो गई, घूम रही थी। अब मैंने उसको जब गौर से देखा तो एक अजीब सी चीज़ थी, उसको मैं नाम नहीं दे सकती, वो बिल्कुल गोल दायरे की शक्ल में थी, वो धुआं भी नहीं था, वो कोई लाइट भी नहीं थी, वो कोई अजीब चीज़ थी। मैंने उससे पहले उसको नहीं देखा, मैं उसको नाम नहीं दे सकती। वो बिल्कुल गोल सी चीज़ थी और उसके दरमियान में एक सीधी लाइन थी और उसी गोल चीज़ के अंदर आग भड़क रही थी। आग दुनियावी आग से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, ऐसे थे जैसे उस आग से बेइंतहा शोले निकल रहे हों, लाल कलर के शोले। ऐसी आग जैसे किसी केमिकल को, किसी पेट्रोल वाली गाड़ी को, डीजल को या किसी इस तरह की चीज़ को आग लगती है। उन्होंने कहा जिस तरह हम वीडियोज़ में देखते हैं कि कोई पेट्रोल पंप को आग लग गई है या किसी ऐसी केमिकल को आग लग गई है, तो वो बहुत लाल सुर्ख एक आग होती है, बहुत ज़्यादा लाल होती है और बहुत घनी सी होती है, अजीब सी शोले निकल रहे होते हैं। एक आग पीली पीली सी होती है जो लकड़ियों को लगाई होती है, एक लाल सी अजीब सी आग होती है जिसका धुआं भी बहुत डार्क होता है, काला स्याह होता है। वैसी ही वो गोल घूमती हुई चीज़ थी और उसके अंदर एक लाइन थी और आग लगी हुई थी, शोले निकल रहे थे और वो चीज़ खड़ी मेरे सर के ऊपर घूम रही थी। और मैं, शौहर मेरे साथ अगर फ़ोन पे ना होते तो वो इतनी अजीब व गरीब चीज़ थी, शायद मेरा जिस्म जाम सा हो जाता, मैं पत्थर की हो जाती, मैं हरकत भी ना कर पाती। लेकिन शौहर क्योंकि मेरे साथ फ़ोन पे थे और आखिरी लम्हे जब मैंने उनको ये लफ्ज़ कहा, गर्दन मेरी ऊपर की तरफ थी कि ये बिल्कुल मेरे करीब है, 5-6 फुट के फासले पे, बताया कि ऐसी ऐसी है, तो मेरे शौहर ने कहा फ़ौरी तौर पर पढ़ाई करो। शायद अभी मेरा जिस्म उसी तरफ जा रहा था कि अब मैं हरकत ना कर सकती और वहीं पे खड़े खड़े जाम सी हो जाती, मुजस्सम सी हो जाती, पत्थर की बन जाती। जब शौहर के लफ्ज़ मेरे कान में पड़े कि पढ़ाई करो, तो मैंने फ़ौरी तौर पे पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया
तो मैंने देखा अब मेरा जिस्म जो वाकई अभी बिल्कुल फ्रीज होने लगा था, बिल्कुल जाम होने लगा था, हाथ पांव की हरकत ख़त्म होने लगी थी, मैं पत्थर की सी बनने लगी थी, जो अमूमन मेरे साथ होता था उस पढ़ाई की वजह से, जो शौहर ने याद कराया था। मैंने जैसे ही वो लफ्ज़ पढ़ा, अभी मैंने पढ़ा ही था कि मुझे लगा मेरा जिस्म जो जाम हुआ था, एकदम हल्का सा जाम हुआ, खुल गया। वो शायद मैंने ऐसे टाइम पे पढ़ा था कि जैसे ही मैंने पढ़ा तो मेरा जिस्म बिल्कुल खुल गया। अगर मैं पढ़ने में थोड़ी सी देर और कर देती तो शायद मेरा जिस्म जाम हो जाता, पत्थर का हो जाता, लेकिन मैंने ऐसे टाइम पे ही शुरू किया कि यह जिस्म होने लगा और मैंने पढ़ा और जिस्म मेरा खुल गया। लेकिन ये एहसास हो गया था कि मेरा जिस्म ऐसे होने लगा था। और यही बात मैंने अपने शौहर से भी कही कि वो चीज़ अभी तक मौजूद है, लेकिन आपने मुझे जो पढ़ने के लिए कहा तो मैं बच गई हूँ, वरना मेरा जिस्म पत्थर का सा बन जाता, जो अक्सर इस तरह बन जाता है। और जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो फिर मैं पढ़ती ही रही। शौहर को अभी तो जवाब ना दे सकी, पढ़ती रही, क्योंकि एहसास जो हो गया था जिसम मेरा पत्थर का सा होने लगा था, इस पढ़ाई की वजह से बच गया है, टाइम पे मैंने पढ़ लिया है। और मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो वो चीज़ जो अभी तक मेरे सर के ऊपर आके घूम रही थी, वो उसी तेज़ी से आई थी, शायद उतनी तेज़ी से आई नहीं थी, लेकिन मेरे पढ़ने से शदीद तेज़ी से, देखते ही देखते सेकंड्स के अंदर वो ऊपर की तरफ गई, आसमान की तरफ, और गायब हो गई। मेरे शौहर ने कहा फ़ौरन नीचे उतरो और पीर साहब को कॉल करो। ये पीर साहब वो थे जो मेरे शौहर के भी पीर साहब थे और मेरे ससुर के भी पीर साहब थे, दोनों उनको मानते थे। मैं नीचे गई, पीर साहब के कहने भी मैंने उनको कॉल मिलाई। पीर साहब क्या कहते रहे, क्या बातें करते रहे, मुझे तो समझ नहीं आई। मैं सुनती रही, जैसा उन्होंने कहा मैंने सब वैसा किया। उन्होंने पढ़ा, दम किया, फ़ोन के ऊपर सारा कुछ किया, लेकिन मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अभी भी इस घर के अंदर उसी तरह के बहुत सारे वाक़यात थे जो मेरे साथ हो रहे थे, लेकिन एक वक्त था, मैंने गुजारना था। शौहर मजबूरी में बाहर थे और इस घर में या ससुर थे या मैं थी। मुझे बच्चों को भी संभालना था, ससुर को भी संभालना था। वक्त तो आखिर जैसे कैसे गुजारना था। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और इन चीज़ों के साथ बेशक पीर साहब ने जो भी पढ़ाई की थी कोई फ़र्क ना पड़ा। फिर अभी तक वो चीज़ें जो बचपन के से लेके मैं अपने साथ फिर रही थी, कभी कभी बैठ के सोचती थी कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ मैं, थक सी जाती ज़िंदगी से। क्या है ये, कोई एक रात भी ऐसी नहीं है जो मैं सुकून से सो पाई हूँ। दिन को बच्चों को संभालना, ससुर को देखना, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना और रात को खौफ के आलम में सोना, ये चीज़ें क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं। मैं छोटी थी तो खेलती थी, तो इसमें मेरा क्या कसूर। मैंने कब उनको बुलाया था, वो खुद मुझे नज़र आते थे, अगर उस घर में थे तो मेरे साथ खेलते थे, थक के लेटती थी तो आके बैठ जाते थे। तब से ही ऐसे जुड़ चुके मेरे साथ कि अब क्या कभी ज़िंदगी में मुझे सोने नहीं देंगे, जबकि ये मखलूक जानती भी है कि मैं इस मखलूक से दोस्ती नहीं कर सकी। बचपन में नादानी में अगर कुछ अरसा खेल ली उनके साथ तो वो लाशऊरी तौर पे था। जब शऊर में आई, एहसास हुआ, बड़ी हुई, तो ऐसे खौफ के आलम में चली गई हूँ, कभी सुकून की नींद सो ही नहीं सकती। कैसे इस मखलूक को मुखातिब करूँ और उसको कहूँ मेरी जान छोड़ दो, मेरी जान अजाब में आ गई है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। बट अभी भी बहुत सारी आवाज़ों को सुनती, अभी भी बहुत सारे साए नज़र आते, अभी भी बहुत सारी शक्लें नज़र आती। ये मेरा वहम नहीं था। कभी कभी मैं बैठ के ऐसा भी सोचती, क्या ये मेरा वहम है। फिर अपना दिल ही कहता नहीं, ये हकीकत है। क्योंकि फिर कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि घर के कोने में बिल्कुल क्लियर मैंने एक शख्स को बैठे हुए देखा। वो एक साया था, जैसे मर्द का साया होता है, बिल्कुल घर के सहन के बिल्कुल कोने में बैठा हुआ था। तब मैंने अपने आप को कहा, क्या ऐसा तो नहीं है, ये मेरा वहम हो, मेरे दिमाग के अंदर ऐसे ख्यालात आते हों, मेरा दिमाग ऐसे क्रिएट कर लेता हो, तखयलाती हो। और हो जाता है इंसान जब इस तरह बहुत ज़्यादा सोचे और इस तरह करे तो उसको इस तरह की चीज़ें नज़र आनी भी शुरू हो जाती हैं। सर मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा, ये वाकई कोई है बैठा हुआ, या मेरा वहम है, मेरा खौफ। तो उस दिन मेरे अंदर थोड़ा सा खौफ भी कम हुआ अपने इस बात को क्लियर करने के लिए कि मेरा वहम है या वाकई हकीकत में कुछ है। तो मैं चलती हुई बिल्कुल उस बैठा हुआ एक साया सा था, जैसे कोई मर्द का साया होता है, बिल्कुल उसके करीब पहुंच गई।
और उसके करीब जाके इस नीयत से खड़ी हो गई कि मैं इससे ना बात कर सकती हूँ। मैं डरी हुई ज़रूर थी, लेकिन फिर भी मैं अपने इस दिमाग की इस सवाल को हल करना चाहती थी, ये कोई वहम है या हकीकत। तो मैंने देखा वो जो बैठा हुआ था, कुछ देर बैठा रहा, फिर उसके बाद उसने सर उठा के मुझे देखा। उसका चेहरा क्लियर नहीं था, गोल सा उसका सर था और बिल्कुल एक साया सा था। ऐसा साया जैसे इंसान रोशनी के अंदर खड़ा हो और दीवार पे उसका एक काला साया पड़ रहा होता है, जिसमें आंखें, नाक, कान, होंठ कुछ भी नजर नहीं आता, एक साया सा होता है, सिर्फ एक साया सा था। जब उसने मुझे देखा कि मैं खड़ी देख रही हूं, क्या सोच रही हूं, शायद वो जान गया था। वो अपनी जगह से उठा है और चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिल्कुल करीब आया है और उसने अपना हाथ ऐसे किया है, वो भी बिल्कुल एक शैडो का सा हाथ था, ऐसे उंगलियां खुली हुई थी जैसे हाथ। तो उसने वो हाथ ऐसे मेरे कंधे पे ऐसे हल्का सा टच किया है। जैसे उसने मेरे कंधे पे हल्का सा वो हाथ टच किया है, तो मुझे ऐसे लगा है जैसे मेरे कंधे पे आग लगी हो। वो हाथ नहीं था, वो आग का हाथ था। वो इतना गर्म था, वो इतना गर्म था कि उसने जैसे मेरे कंधे पे टच किया तो मेरा ऐसा लगा कंधा जल जाएगा। इतनी शिद्दत थी उस आग के अंदर। एकदम से मैं चीख मैंने मारी हल्की सी और मैं एकदम से पीछे हट गई। मुड़ के देखा तो वो नहीं था, वो जा चुका था। शायद मेरे दिमाग में उस उलझे हुए सवाल को उसने पढ़ लिया था और उसने हाथ लगा के अपनी उस गरमाइश, अपनी उस आग की शिद्दत का एहसास दिला के यकीन दिलाया था कि वहम नहीं है, तुम सच देखती हो। अब दिमाग ने ये सोचना छोड़ दिया कि ये वहम है। दिमाग को पता लग गया ये 100% सच है। दिमाग का सोचा हुआ कोई ख्याल नहीं है। वक्त गुजरता रहा, पता लगा गांव के अंदर देवर की शादी हो रही है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। शोहर की कॉल आ गई और उसने कहा, समीना जाओ अपने लिए शादी की तैयारी करो, गांव में शादी है, तुमने शादी में भरपूर हिस्सा लेना है। छोटे देवर की शादी है, तुम्हारा भी उसने बहुत ख्याल रखा है और अब मौका है। मैं भी अगले महीने इंशाल्लाह पाकिस्तान आ जाऊंगा और मैं भी शादी से पहले, होने से पहले ही पहुंच जाऊंगा और शादी में शिरकत करूंगा। कल मैं दोबारा कॉल करूंगा, तुम अपनी तैयारी करो, मैं पैसे भेजता हूं, जाओ शॉपिंग वगैरह करके आओ। जब वो फोन पे मुझे बात कर रहे थे, उसी लम्हे पता नहीं मेरे अंदर क्या सा हुआ, मैंने कहा मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है कुछ दिनों से। मेरे शोहर ने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, आप मेरी एक बात मानेंगे? उन्होंने कहा, हाँ बोलो। आप इसी महीने आ जाएं। मैंने कहा, समीना ये कैसी फरमाइश है? तुम्हें पता है मेरी मजबूरी है, नौकरी है। अच्छा मैं देखूंगा, ठीक है, तुम अभी कल दोबारा मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। ये कह के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। पता नहीं उस दिन मेरे दिल में कैसे अजीब से ख्यालात आते रहे। मैंने ख्वाब भी उस रात को देखा, बहुत ही अजीब सा डरावना ख्वाब। मैं डर गई, सो भी नहीं सकी। ख्वाब देखने के बाद उलझी रही और जब कल उनकी कॉल आई तो मैंने पहले ही सलाम करते ही कहा, आप इसी महीने आ जाइए। क्यों समीना, क्या हुआ है? ऐसा बताओ तो सही। कल भी यही रट थी, आज भी वही कह रही हो, क्या हुआ क्या है? मैंने कहा, मेरे दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरे दिल के अंदर बेचैनी बढ़ गई है, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ऐसा लगता है जब से कुछ होने वाला है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन कुछ बुरा होने वाला है। मैं बहुत डरी हुई हूँ, प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत है, आप इसी महीने आ जाइए। उसने कहा, समीना मैंने हमेशा कोशिश की है तुम्हें खुश रखूँ, तुम्हारी हर बात को मानूँ, तुम्हारे इस खौफ को भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि मैंने शादी पे आना है, लंबी छुट्टी लेके आना है। पहले इसी महीने छुट्टी लेके आ गया तो फिर शादी अटेंड नहीं कर सकूँगा, इतनी लंबी छुट्टियाँ नहीं मिलती। वैसे भी तुम्हें पता है पहले मैं एक और मुल्क में था, मैं मस्कत में आ गया हूँ, वहाँ नई नई जॉब है, छुट्टी इतना आसान नहीं है। मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन है बहुत मुश्किल, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैंने कभी आपसे इस तरह की फरमाइश नहीं की। हमारी शादी को 8 साल से ऊपर का अरसा बीत गया है, नामा साल होने वाला है। तो मेरे शौहर ने कहा, वैसे भी अम्मी की बरसी आ रही है, अम्मी को भी मरे हुए साल होने वाला है, तो मैं इसलिए तो कोशिश कर रहा हूँ कि शादी भी अटेंड कर लूँ और अम्मी की बरसी जो है 1 साल बाद, उसको भी मैं वहीं पे पाकिस्तान में हूँ। लेकिन मैंने कहा, मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि आप आ जाएं। इस दफ़ा ऐसी दिल में कोई बेचैनी है, ऐसा अजीब सा खौफ है, दिल की धड़कन तेज़ है, मुझे लगता है आप मेरे पास हों। क्या होने वाला है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरा दिल बहुत डर रहा है। मैंने इतना ज़्यादा कहा कि शौहर कहते हैं, अच्छा चले मैं कोशिश करता हूँ, वादा नहीं करता, मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। मेरा दिल डरा रहा,
किस बात का खौफ था, किस बात के वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन एक सुबह जब मैं उठी, फ़ोन अटेंड किया, तो पता लगा मेरे शौहर वहीं काम के दौरान गिरे हैं और बेहोश हो गए हैं। जब उनको अस्पताल लेके पहुंचे हैं तो रास्ते में ही अस्पताल वालों ने कहा कि ये रास्ते में ही थे, तो इनकी मौत वाक़ई हो गई थी। आप जिनको लेके अस्पताल आए हैं ये मुर्दा हैं, मर चुके हैं। मेरे दिल की धड़कन क्यों तेज थी, क्यों बेचैनी थी, कुछ होने वाला है, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, जो मेरे अंदर एहसास चल रहा था। जैसे ही ये खबर पहुंची कि मेरे शौहर गिरे हैं, कोई रीज़न नहीं पता किस तरह गिरे हैं, क्या हुआ है, बस इतना पता लगा है गिरे हैं, बेहोश हो गए हैं। बेहोशी में उठाया है और मदद देने के लिए, तिबी मदद देने के लिए अस्पताल ही जा रहे थे, रास्ते में दम तोड़ गए। रीज़न नहीं समझ आई। मुझे तो एक बात पता थी कि मैं अपने हवास खो बैठी, मैं जिंदा तो थी, लेकिन एक जिंदा लाश। 5 दिन के बाद वहाँ से शौहर का मुर्दा जिस्म पाकिस्तान उसी गांव में लाया गया जहां शादियों की तैयारी हो रही थी, और वहीं माँ की बरसी भी थी मेरी सास की। वहीं पे अब शादी खुशी गमी में बदल चुकी थी। एक मुर्दा जिस्म घर में लाया जा चुका था, कोहराम मच चुका था, लेकिन मैं न जिंदा में थी, न मुर्दा में थी, न रो रही थी, न हंस रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, कौन मुझे गांव लेके गया। मेरी ज़िंदगी उजड़ गई थी, मेरी दुनिया उजड़ गई थी, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। कैसे शौहर को दफनाया, कैसे शौहर को कफन पहनाया, कैसे उसका मैंने मुंह देखा, मुझे कुछ भी होश नहीं था। ऐसी हालत ही नहीं थी। सब यही कह रहे थे ये सदमे में चली गई। ये वही समीना थी जिसकी सास ने भी बहुत कोशिश की थी कि इसका डर ख़त्म हो, पीरों फ़कीरों के पास लेके गई थी। ये वही समीना थी जिसके माँ बाप भी कई पीरों फ़कीरों के पास लेके गए थे। उस मखलूक से जान नहीं छूट सकी थी। लेकिन अब तो ऐसी क़यामत बरपा थी कि सब यही सोच रहे थे कोमे में चली गई है। सब यही समझते हवास बाख्ता हो गई है, लगता है इसका दिमाग इसके कंट्रोल में नहीं है, सदमे में है। मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरे लिए बहुत भारी वक्त था, बहुत खौफनाक वक्त। यहाँ तक कि मैं 2 महीने उस गांव में रही। 2 महीनों में क्या होता रहा मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे एक पता था, मेरे शौहर के बच्चे तो मेरे पास थे, लेकिन मेरा शौहर मुझसे चला गया था। 2 महीने बाद मैं वापस तो आ गई। अब भी ज़िंदा हूँ, अब भी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन मज़हर भाई, आपसे जब कहानी लिख के भेज रही हूँ, राब्ता ये कर रही हूँ, आज भी हालात वही हैं। वो चीज़ों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आज भी वो चीज़ें उसी तरह मेरे साथ हैं। दुनिया उजड़ चुकी, शौहर नहीं है, कैसे ज़िंदगी गुजर रही है मुझे नहीं पता। अभी भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे शौहर के साथ क्या हुआ, क्योंकि अब मैं कुछ होश में आ चुकी हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब शौहर गुजर गए उनके साथ वहाँ पे क्या हुआ था, उनके गुजरने के बाद मेरे साथ फिर क्या हुआ, अब तक जो हो रहा है मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन मज़हर भाई, हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा करती हूँ, मेरी जान छुड़ा दीजिए। मेरा कोई कसूर नहीं है। बचपन में मैं नहीं खेली, वो खुद आके खेलते थे मुझसे। मेरी दुनिया उजाड़ के रख दी है उन्होंने। एक रात भी ना पहले सुकून से सो पाई थी, ना इस वक्त तक एक रात सुकून से सो पाई हूँ। तो इसलिए आपको कहानी भेज रही हूँ। इस कहानी को समझें तो ज़रूर अपनी ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल करें और मेरे लिए दुआ भी करें, जितने लोग भी कहानी को सुन रहे हैं। और मदर भाई, दुआ के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसका इलाज भी करें। मुझे जान छुड़वानी इस मखलूक से, मैं थक गई हूँ, नहीं तो मैं ज़िंदगी की बाजी हार जाऊँगी। तो समीना बहन, आपका फ़र्दी नाम समीना है, असल नाम तो आपके चूँकि मेरे जहन में है। इतना कहूँगा, आपको मैंने वॉइस मैसेज भी फ़ौरन किया। आप अपनी मुझे 2-3 तस्वीरें क्लियर सामने की तरफ देखते हुए और वालदा का नाम भी लिख के भेजिए। असली नाम आपका है कहानी में। इंशाल्लाह मैं आपका चेक कर लेता हूँ ये क्यों है, क्योंकि इतना मुझे अंदाज़ा हो गया कुछ चीज़ों से, ये है हकीकत में आपका वहम नहीं है, सचमुच में आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो डिटेल भेजिए, इंशाल्लाह मैं चेक भी कर लेता हूँ क्यों है, किस वजह से और कब से। और इंशाल्लाह ये मेरा प्रॉमिस है, इसका आपको मैं तोड़ भी करके देता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। फिर आप ही होंगी, मैं आपका वॉइस मैसेज चलाऊँगा इसी प्रोग्राम में, जिसमें आप इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से कहेंगे कि अब मैं अकेली सोती हूँ,
अब मुझे डर नहीं लगता। अब मुझे लगता है कि जो इर्द गिर्द में महसूस करती थी अब वैसा कुछ भी नहीं है, अब मैं सुकून में आ गया हूँ। ये इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है। बाकी आपकी जो और कहानियां हैं ज़रूर, जो शौहर के साथ क्या हुआ था वो भी मुझे भेजिए। उसके बाद उनके चले जाने के बाद जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए आपके साथ मज़ीद क्या हुआ वो भी भेजिए, इंशाल्लाह उसको मैं कहानी का हिस्सा बनाता हूँ। तो ये थी जी समीना की कहानी, जिसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में सुनाया। उनकी वो आप बीती, वो सच्चे वाक़यात जो उनके साथ होते रहे हैं और अभी तक हो रहे हैं। आप भी अपनी कहानी को मेरे साथ शेयर कीजिए। अपनी भी मेरी जो कहानियाँ हैं, मेरे साथ जो गुजरे हैं वाक़यात, चाहे राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान हो या वैसे ज़िंदगी में वाक़यात हुए, वो भी मैं साथ साथ आप लोगों के ऑफ कैमरा स्टोरी में शेयर करता रहूँगा। और जो आप लोग मुझे अपनी कहानियाँ भेजते हैं वो भी इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करता रहूँगा। नए लोगों के लिए हर कहानी के एंड में इसलिए कहता हूँ, नए नए लोग जो ज्वाइन करते हैं वो भी सुन लें। आप अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, कहानी लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें या लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ एंड पे आपने भेजना है STORY, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में STORY, स्टोरी लाजमी आपने लिखना है। कहानी उर्दू में लिख दें या इंग्लिश में आप स्टोरी लिख दें, या फिर आप OCS लिख सकते हैं, ऑफ कैमरा स्टोरी, OCS। होता यही है, मैं जब मोबाइल खोलता हूं तो जहां बेइंतहा मैसेज होते हैं तो पहले मैं सर्च करता हूं कहीं पे नए जो आने वाले मैसेज हैं उसमें OCS या स्टोरी तो नहीं लिखा हुआ। कहीं मुझे स्टोरी लिखा हुआ या OCS लिखा हुआ नजर आता है तो सबसे पहले उसको नंबर दे के मैं महफूज कर लेता हूं, ताकि जब इस कहानी का नंबर आए तो आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए। भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड है 00923136655500। मैं रिपीट करूंगा 00923136655500। और पाकिस्तान से यही वाला नंबर सेम विदाउट पाकिस्तान का कोड 031366555500। आप इस पर कहानी सेंड कर सकते हैं। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।